एक रोज दोपहर का समय था। यह शख्स जिसका नाम ली जुंगसू है, उस दिन वह अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। आज उसे जल्दी घर पहुंचना था क्योंकि उसकी बेटी का जन्मदिन था। केक उसने पहले ही खरीद लिया था जो उसकी कार में था। इससे पहले वह रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाता है। इसके बाद अपने घर की तरफ रवाना होता है। हालांकि किसी को नहीं पता था यह सफर उसके जीवन का सबसे भयानक सफर बनने वाला था। ली अपने क्लाइंट से बात करते हुए कार ड्राइव कर रहा था। इस बीच उसकी वाइफ का फोन आता है। वह उससे बात करते हुए कहता है कि वह टाइम पर घर पहुंच जाएगा और सब मिलकर सूजी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सूजी उसकी बच्ची का नाम था। जिस हाईवे पर वह जा रहा था उस हाईवे पर उसे एक सुरंग पार करना था। अभी वह सुरंग में घुसते ही कुछ दूर ही चल पाया था कि उसे कुछ आवाज आती है। ऐसी आवाज जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग क्रैक होकर गिर रही हो। तभी एकदम अचानक से सुरंग की लाइट चली जाती है। ली अपनी कार की लाइट ऑन करता है, लेकिन थोड़ी देर में सुरंग की लाइट फिर से आ जाती है। अभी वह थोड़ी दूर ही बढ़ पाया था और पीछे देखता है सुरंग बहते हुए आगे की तरफ आ रही थी, जिसका मलबा रोड पर जाम लगा रहा था। ली अपनी कार की स्पीड तेज करता है, लेकिन इस बीच वह आगे देखता है सुरंग टूटने से उसका एक बड़ा हिस्सा उसकी कार पर आ गिरता है। आमतौर पर ऐसे हादसों में लोग जिंदा नहीं बच पाते, लेकिन ली किसी तरह जिंदा बच जाता है। उसे चोट लग गई थी और शरीर से खून भी निकल रहा था। उसकी कार हजारों टन मलबे के बीच फंसी थी। ली यहाँ से नहीं निकल सकता था। वह अपना फोन देखता है जिसका शीशा टूट चुका था, लेकिन फोन काम कर रहा था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ली 119 इमरजेंसी नंबर डायल करता है और अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में जानकारी देता है। इस दौरान उसे 5 मिनट में मदद पहुंचने के लिए बोला जाता है। अब वहां एक रेस्क्यू टीम पहुंच जाती है, लेकिन ये लोग देखते हैं ये इतना आसान रेस्क्यू नहीं था, क्योंकि यहाँ आधी से ज्यादा टनल डह चुकी थी और ली का तो इन लोगों को लोकेशन भी नहीं पता था एक्चुअल में वो है कहाँ पर। खैर, ये घटना समाचार टीवी पर प्रसारित कर दी जाती है, जिससे ली की वाइफ को पता चल जाता है। यहाँ ली को मदद का इंतजार होता है। इस बीच उसका फोन बजता है। शायद फोन में नेटवर्क आ चुके थे। वह जीने की उम्मीद पाले कॉल रिसीव करता है, लेकिन ये कॉल एक टीवी न्यूज वाले का था जो उसे कॉल करके बातचीत को टीवी पर लाइव दिखा रहा था। अब रेस्क्यू टीम के चीफ किमजिंग को ये बात नागवार गुजरती है। वह उस रिपोर्टर को बहुत डांटता है। वह उसे सख्त हिदायत देता है कि बात करने से उसके फोन की बैटरी जल्दी खत्म होगी और इस सिचुएशन में बैटरी बचाना बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद किमचिंग को एक फोन आता है जिसमें ली बात कर रहा था। वह उसे मदद के लिए पूछ रहा था। किमचिंग उसे साफ बता देता है ये काफी भयानक हादसा था। टनल के एंट्रेंस पर मलबा पड़ा है। रेस्क्यू करने में 7-8 दिन का समय लग जाएगा। इस दौरान पानी का इस्तेमाल नाप तोल कर करना ताकि कोई दिक्कत ना हो। लोकेशन पूछे जाने पर ली अपने सामने टूटे पड़े सीलिंग फैन के बारे में बताता है जो उस टनल में लगे हुए थे। ली के जीवन का ये सबसे खतरनाक समय था। इस दौरान वह अपनी वाइफ से बात करता है, बेटी सूजी से बात करता है। शायद अब वह उसे कभी देख भी पाएगा या नहीं। उसके पास ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन जो भी था कम से कम 7-8 दिन तक चलाना था। हालांकि ये दिन सिर्फ अनुमान के आधार पर बताए गए थे। इधर रेस्क्यू ऑपरेशन पर योजनाएं बन रही थी। टनल का विश्लेषण किया जा रहा था। उसी दिन एक ड्रोन को सुरंग के अंदर मलबे का पता लगाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन सुरंग में डस्ट ज्यादा होने की वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। इनफैक्ट ड्रोन भी मलबे से टकराकर टूट जाता है। अब किमजिंग अपने असिस्टेंट के साथ गाड़ी लेकर सुरंग के अंदर जाता है। यहाँ का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल मलबे से पूरी सुरंग बंद हो चुकी थी। इस बीच ली का फोन आता है। वह किमजिंग से पूछता है क्या कोई सुरंग में आया है, क्योंकि उसे गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी थी। किमजिंग कहता है हाँ, हम लोग सुरंग में ही हैं और हम तुम्हें जल्दी बचा लेंगे। फिलहाल वे दोनों फोन पर बात कर ही रहे थे। इस दौरान किमजिंग को सुरंग डहने की आवाज सुनाई पड़ती है और काफी सारी डस्ट उसकी गाड़ी पर गिरना शुरू हो जाती है। उन दोनों को जल्दी बाहर निकलना होगा। दोनों गाड़ी में बैठकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें लाई जाती हैं उस जगह ड्रिल करने के लिए जहां नीचे ली फंसा हुआ था। यहाँ अंदर ली की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके पास जो पानी था उसे 7 से 8 दिन तक चलाना था, इसलिए बोतल के ढक्कन से नाप तोल कर पीना उसकी मजबूरी है। भूख लगने पर वह उस केक को थोड़ा थोड़ा करके खाता है जो केक अपनी बेटी के बर्थडे के लिए ले जा रहा था। इसके बाद कार में रखे एक बैग से उसे टॉर्च मिल जाता है और एक टी शर्ट जिसे वह पहन लेता है। इस बीच उसे कुछ सुनाई पड़ता है जैसे कि उसके आसपास कोई और हो। उस ओर जब वह टॉर्च लगाकर देखता है उसे एक कुत्ता दिखता है और ये किसी का पालतू कुत्ता है। ली आवाज लगाता है। उसे लगता था उसकी तरह शायद कोई और फंसा होगा। इस बीच उसे एक लड़की की आवाज सुनाई पड़ती है जो ली से कहती है वो अपनी कार में फंस गई है और वह हिल भी नहीं पा रही, उसे मदद चाहिए। ली मलबे के बीच
बने सुराग से होकर बड़ी मुश्किल से उस लड़की तक पहुंचता है। इसका नाम मीना है। ली देखता है उसकी हालत तो काफी खराब थी। मलबे का एक बड़ा टुकड़ा उसकी कार के अंदर घुस गया था, जिसके नीचे उसके हाथ पैर दबे हुए थे। ली उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वजन ज्यादा था, वह उसे हिला तक नहीं पाया। अब मीना पूछती है वे लोग यहाँ कब से फंसे हुए हैं। ली जवाब देता है पिछले 2 दिन से। मीना को प्यास लगी थी, वह ली से पानी मांगती है। ली पानी लेने अपनी कार में जाता है। वह देखता है उसके पास कुछ ही पानी बचा हुआ था। ली मीना को अपने हाथों से पानी पिलाता है। इसके बाद मीना कहती है वह थोड़ा पानी उसके कुत्ते को भी पिला दे। मीना अपनी मम्मी से बात करना चाहती थी, इसलिए वह ली से रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने फोन से बात करवा दे। अब ली अपने फोन से मीना की मम्मी से बात करवाता है, जिसमें वह अपनी मम्मी को बताती है कि वह एक सुरंग में फंस चुकी है। उसके साथ ली जुंगसू हैं। उन दोनों से कहा गया है कि जल्दी ही उन्हें निकाल लिया जाएगा। ली अब अपनी कार में आ जाता है। उसे भूख लगी थी। वह केक खाता है। थोड़ा केक अगले दिन के लिए बचा कर रख देता है। थोड़ी देर बाद उसे किसी चीज की आहट सुनाई पड़ती है। ली देखता है उसका बचा हुआ केक कुत्ते ने चट कर दिया था। उसे कुत्ते पर बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है इसे मैंने अपनी बेटी के लिए बचाया था। उसी रात उसे मीना की आवाज सुनाई पड़ती है। वह उसे बुला रही थी। ली मीना के पास जाकर देखता है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे प्यास लगी थी। ली अपनी कार में आकर मीना के लिए पानी ले जाता है। इसके बाद ली देखता है मीना कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह उसके शरीर में हाथ लगाकर देखता है। बॉडी में कोई मूवमेंट ना देखकर ली समझ जाता है कि मीना ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। ली को बहुत दुख होता है। वह रोने लगता है और रोते रोते उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, जिसके नीचे मीना के हाथ पैर दबे हुए थे। वह काफी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार थोड़ा सा पत्थर आगे की तरफ बढ़ जाता है। वह देखता है मीना के पैरों में गहरे गहरे कई घाव थे, जिनसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। ली को मीना के मरने का बहुत दुख होता है। इसके बाद दिखाया जाता है वह किमचिंग को फोन करता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि अभी उसे और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ली के पास पानी खत्म हो चुका था। अब वो अपनी यूरिन बोतल में इकट्ठा करने लगता है, जिसे पीकर वह जिंदा रह सकता था। उसी समय वह देखता है उसके पास डोंगी बैठा हुआ है, जिसके मुंह में खाने वाला कोई टुकड़ा था। ली इसे टेस्ट करता है और इसे खाया जा सकता था। डोंगी उसे उस पैकेट के पास ले जाता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा टुकड़े रखे हुए थे। दरअसल ये डोंगी का ही चारा था, जो ली के साथ शेयर करना चाहता था। डोंगी काफी समझदार जानवर था। उसे भी मीना की मौत का काफी गहरा दुख होता है। मीना के बाद वह ली को ही अपना मालिक समझ रहा था। ली को अब डॉग फूड से काम चलाना पड़ रहा था। खैर डोंगी से बात करते हुए किसी तरह वह रात कटती है। अब ली देखता है उसके कार के साइड में एक फैली हुई थोड़ी सी जगह होती है, जहां पर वह अपने शरीर की अकड़न मिटा सकता था। वह कार से बाहर आता है और अब इधर उधर पड़े मलबे के टुकड़ों को हटा कर देखता है, लेकिन वहां से निकलने का कोई जुगाड़ नहीं था। इसके बाद ली किमचिंग को फोन करता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि अभी 10 दिन का समय और लग सकता है। वह किसी तरह अपने आप को जिंदा रखे। अब ली एक एक दिन को पत्थर पर लिख रहा था। उसे वहां घुटन होने लगी थी। खाना पानी न होने की वजह से उसके जिंदा रहने के चांस बहुत कम थे। पेशाब पीकर वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता था। इस बीच उसे एहसास होता है कि बारिश हो रही है और बारिश की कुछ बूंदें एक टूटी हुई सलिया से होते हुए नीचे टपक रही थी। वह उन एक एक बूंदों को अपने बोतल में इकट्ठा करता है। इधर दिखाया जाता है ड्रिल का काम चल रहा था। मशीनें ड्रिल कर रही थी ताकि ली को जल्दी से बाहर निकाला जा सके। इस बीच किमचिंग ली को फोन करता है। वह उसे जल्द से जल्द निकालने के लिए भरोसा देता है। वहीं ड्रिल करके जो मलबा निकाला जा रहा था, उसमें एक पंखे का ब्लेड था। इस ब्लेड को देखकर सबको लगता था कि ये वही पंखे का टुकड़ा है जिसके बारे में ली ने फोन पर बताया था। अब किमचिंग ली को फोन करके उस पंखे के बारे में पूछता है। ली कहता है पंखा तो हमारी कार के पास ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। दरअसल इन लोगों ने अनुमान लगाकर गलत लोकेशन पर खुदाई कर दी थी, यानी अभी तक 17 दिन हो चुके थे और सारी मेहनत पर पानी फिर गया था। अब किमचिंग बड़ी हिम्मत करके ली को फोन करता है और सारी सच्चाई बताकर उसे माफी मांगता है। वह कहता है हम फिर से खुदाई करेंगे और उसे जल्दी से निकाला जाएगा। ली को उस टनल में फंसे हुए 17 दिन हो चुके थे। हालांकि ये 17 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे थे। इन दिनों में उसके पास थोड़ा पानी भी था और खाने के लिए केक था, लेकिन अभी आगे के दिन कैसे कटेंगे, शायद अब उसकी मौत निश्चित थी। वह काफी पैनिक हो जाता है। वह चिल्लाता है, रोता है। वह अपनी पत्नी को फोन करता है और अपने साथ हुई सारी कहानी बयां करते हुए कहता है वह शायद अब नहीं लौट पाएगा। सूजी का अच्छे से ख्याल रखना। इस बीच फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है, मतलब अब वह किसी से बात भी नहीं कर सकता था। इधर टनल को लेकर एक मीटिंग होती है, जिसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि एक आदमी
आदमी को बचाने के लिए वे लोग रोज $1.5 मिलियन का नुकसान नहीं कर सकते थे। दरअसल उस टूटी हुई टनल के पास एक और टनल का निर्माण किया जा रहा था। उस टनल में काम कर रही कुछ मशीनें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दी जाती हैं। यह शख्स कहता है ऐसा करने से रोज $1.5 मिलियन का नुकसान हो रहा है और देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है। किमचिंग कहता है कुछ भी हो, टनल के अंदर एक जिंदा इंसान है और इसे बचाना हम सबका फर्ज है। ली को लगने लगा था उसे बचाने अब कोई नहीं आएगा। वह मलबे पे बने छोटे छोटे छेद से होकर निकलने का प्रयास करता है, इस उम्मीद से शायद कोई छेद बाहर की तरफ निकला हो। इधर दिखाया जाता है ली की वाइफ को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे बताया जाता है कि उसके हस्बैंड से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, उसके पास खाने पीने का सामान भी नहीं है, शायद उसने अपना दम तोड़ दिया होगा और उस पर सरकारी खर्चा करने का अब कोई मतलब नहीं है। हालांकि मिसेज ली को लगता था कि उसका हस्बैंड अभी जिंदा है, लेकिन वह अकेली औरत सिस्टम के आगे कर भी क्या सकती थी। वह मजबूर थी, उसे एग्रीमेंट पर साइन करना ही पड़ा और अब रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। इधर ली की पत्नी एक रेडियो चैनल के माध्यम से अपनी बात अपने हस्बैंड तक पहुंचाना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि उसके हस्बैंड कार में लगे रेडियो पर उसकी बात सुन रहे होंगे। वह काफी निराश और हताश होकर कहती है कि उसे बचाने कोई नहीं आ रहा, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने के लिए उससे एक फॉर्म पर साइन करवाया गया है। वह उसे माफ कर दे क्योंकि वह उसे नहीं बचा सकती। उसने बहुत प्रयास किया, कई बड़े लोगों से मिली, लेकिन सबने कहा वह मर चुका है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता। अगर वह सुन रहा है तो उसे माफ कर देना। ली के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। वह मलबे के बीच बने सुराग से होकर आगे बढ़ रहा था, इस उम्मीद से शायद उसे उम्मीद की कोई किरण दिख जाए। इधर ड्रिलिंग का काम बंद हो चुका था। किमचिंग आखिरी उम्मीद लेकर उस ड्रिल किए गए गड्ढे में जाकर पता लगाना चाहता था। अब वह नीचे जाकर किसी प्रकार की आहट सुनने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है। माइक को एक स्टिक में फिट करके मलबे के बीच बने सुराग में डालता है। वह शायद कुछ सुन पा रहा था, लेकिन इस बीच एक सीनियर अधिकारी के आदेश पर उसे ऊपर खींच लिया जाता है, क्योंकि वे लोग गड्ढे को बंद करने वाले थे। इस दौरान वो माइक टूटकर नीचे ही रह जाती है। किमचिंग उस वॉइस रिसीवर में चेक करता है जहां उसे अंदर होने वाली हलचल सुनाई दे रही थी। अब वह उस गड्ढे में कान लगाकर सुनता है, जिसमें उसे गाड़ी की हार्न की आवाज सुनाई पड़ती है और यह हार्न ली बजा रहा था। गाड़ी पर मलबा गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि वे लोग सुरंग में विस्फोट कर रहे थे ताकि मलबे को हटाया जा सके। ली और डांगी मलबे में दबकर मरने वाले थे। अब किमचिंग विस्फोट रोकने को कहता है। उसे लगता था ली नीचे जिंदा है। अब रेस्क्यू टीम नीचे जाती है। ली और डोंगी को सुरक्षित निकाल लिया जाता है, उन्हें मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। डोंगी भी अब ठीक था। एक हफ्ते बाद ली को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है। अब वो अपनी बेटी से मिलने जा रहा है। इस दौरान उसे एक और टनल से गुजरना है। अब जब भी वह कोई टनल से गुजरेगा उसे वह हादसा हमेशा याद आता रहेगा, लेकिन हादसों को भुलाकर लोग आगे बढ़ते हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी है। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलता हूँ किसी और कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।